टीचर जानबूझकर अपनी स्कर्ट को थोड़ा ऊपर उठाती है, जिससे उसकी सस्पेंडर स्टॉकिंग्स की एक झलक दिखाई देती है। इसके बाद वो एक टेक्स्ट बुक के कोने पर एक कमरा नंबर लिख देती है, इस उम्मीद में कि उसका स्टूडेंट स्टिग उसके इस इशारे को समझ जाएगा। स्टिग अभी मासूम है और शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाता है, इसीलिए स्कूल खत्म होने के बाद वो जानबूझकर रुक जाता है और एक सवाल पूछने के बहाने अपनी टीचर वियोला के साथ अकेला वक्त बिताने की कोशिश करता है। जब वो उसे डिक्शनरी वापस करता है तो वो उसे जानबूझकर वियोला के पैरों से टच करता है। वियोला उसकी उम्मीद के मुताबिक शांत रहती है, जिससे स्टिग का शक यकीन में बदल जाता है। जैसे ही उनकी नजरें एक दूसरे से मिलती हैं, उनके दिलों में एक उलझे हुए रोमांस का बीज पनपने लगता है। ये फिल्म किसी टीचर और स्टूडेंट के बीच की कोई साधारण सी कहानी नहीं है। ये ताकत, हवस, बदलाव और बर्बादी का एक क्रूर खेल है। अगले दिन स्टिग खुद वियोला के साथ ऊपर के कमरे में टीचिंग सप्लाई लाने के लिए जाता है। इसी दौरान स्टिग से गलती से एक रेलिंग टूट जाती है और वियोला मदद के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। ठीक उसी वक्त वहां से प्रिंसिपल गुजरते हैं, जिससे अचानक उन दोनों को एक दूसरे के करीब होने का एक जायज बहाना मिल जाता है। इसके बाद वे दोनों साथ में ऊपर जाते हैं। उनकी बेचैन नजरें एक दूसरे पर टिकी होती हैं। अंधेरे के एक कोने में वे पहली बार उस वर्जित फल का स्वाद चखते हैं। क्लासरूम में वापस आने के बाद ही स्टिग चुपके से अपने होठों से लिपस्टिक का निशान मिटाता है। उन दोनों को लगता है कि उनके पास प्यार की चाबी है, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि ये चाबी उस गहरी खाई का दरवाजा खोलती है जहां से लौटना मुमकिन नहीं। वियोला पूरे स्कूल की सबसे मशहूर लेडी टीचर है। वो बेहद खूबसूरत और शालीन है और उसमें वो एक अलग ही आकर्षण है जो सिर्फ एक मैच्योर महिला में होता है। लेकिन जब वो अकेली होती है तो उसके चेहरे पर एक ऐसी खामोश तन्हाई झलकती है जिसे बयां करना मुश्किल है। ये तब तक चलता है जब तक स्टिग की एंट्री नहीं होती, मानो अंधेरे को चीरती हुई रोशनी की कोई किरण। स्टिग अपनी क्लास का सबसे होनहार स्टूडेंट है, लेकिन साथ ही सबसे विद्रोही किशोर भी। उनकी पहली मुलाकात स्कूल के पहले ही दिन होती है। क्लासरूम की मध्यम रोशनी पोडियम को उजाले और परछाई के दो हिस्सों में बांट देती है। अधेड़ उम्र की टीचर वियोला क्लास में टहलते हुए छात्रों के ऊपर से नजरें घुमाती है और उसकी निगाहें सीधे स्टिग पर जाके टिक जाती हैं। जिस पल वियोला की नजर उस पर पड़ी, उसे महसूस हुआ कि उसके दिल की गहराइयों में कुछ जाग उठा है। उस दिन के बाद से वो क्लास के दौरान चोरी छिपे वियोला को निहारने लगता है और उसकी एक झलक पाने के लिए जानबूझकर पोडियम के पास देर तक रुकने के बहाने ढूंढता है। वियोला की पैनी नजरों के नीचे उसका ये मासूम सा क्रश धीरे धीरे एक बेकाबू आग की तरह फैलने लगता है। हर दिन क्लास के दौरान वो अपने दोस्तों के साथ अडल्ट टॉपिक्स पर बातें करता और क्लास के बाद बाथरूम में दूसरों से अपनी तुलना तक करने लगता। एक दिन एक क्लासमेट उसे चबाई हुई गम देता है। स्टिग उसे अपने मुंह में एक शेप देता है और गुलेल का इस्तेमाल करके क्लासरूम में उड़ती एक मक्खी को सटीक निशाना बनाकर गिरा देता है। स्टिग की ये हरकत वियोला का ध्यान खींचने में कामयाब रहती है। वो स्कूल के बाद स्टिग को रोक लेती है और उसे लेक्चर देती है कि दूसरों के साथ गम शयन ना करें, क्योंकि इससे बीमारियां फैलती हैं। वियोला अच्छी तरह जानती है कि स्टिग अपने दोस्तों के साथ किन विषयों पर बातें कर रहा है। फिर भी वो उससे उस नोट को मांगती है जो क्लास में इधर उधर घुमाया जा रहा था, और उसे पढ़कर सुनाने को कहती है। उस नोट में लिखी बातें इतनी बोल्ड और शर्मनाक थीं कि स्टिग के लिए उन्हें बोलना नामुमकिन था। वो बस वहां खड़ा रह जाता है। आखिर में वियोला वो नोट छीन लेती है और खुद उसे पढ़ती है। उसे पढ़ने के बाद गुस्सा होने के बजाय वो बड़ी दिलचस्पी के साथ अपनी बात रखती है। ये सुनकर स्टिग दंग रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वियोला बिना किसी हिचकिचाहट के उससे ऐसी बातें करेगी। इस अजीब से पल के बीत जाने के बाद वियोला स्टिग को जाने नहीं देती। इसके बजाय वो उसे क्लासरूम की सारी मक्खियां साफ करने का आदेश देती है, ताकि उसे उसके साथ और ज्यादा अकेले वक्त बिताने का मौका मिल सके। जब स्टिग ब्लैकबोर्ड के ऊपर सफाई कर रहा होता है तो वो वियोला की ओर एक नज़र डालता है। वियोला की वो सफ़ेद गर्दन देखकर उसकी कल्पनाएं उड़ान भरने लगती हैं। वियोला को शायद इस बात का एहसास हो जाता है। वो मुड़कर देखती है कि स्टिग उसे टकटकी लगाकर देख रहा है, लेकिन वो उसे डांटती नहीं, बल्कि वो उसे खुद को निहारने की पूरी छूट दे देती है। उसे किसी के द्वारा देखे जाने का ये एहसास अच्छा लगने लगता है। यहीं से स्टिग वियोला के प्यार में पूरी तरह पागल हो जाता है। इस रिश्ते की शुरुआत एक जानलेवा आकर्षण से भरी है। वियोला एक मंझी हुई शिकारी की तरह स्टिग के हर रिएक्शन को बारीकी से समझ रही है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके क्लास में उसे खास तवज्जो देती है और आंखों ही आंखों में उसे इशारे करती है। वो अक्सर क्लास के बाद स्टिग को रोक लेती है और लाइब्रेरी के किसी कोने में उससे मिलने का इंतजाम करती है। वो उसे अडल्ट गेम्स सिखाती है, लेकिन उनके नियम बताने से इनकार कर देती है। स्टिग इस अजीब और उलझे हुए प्यार में डूब जाता है, ये सोचकर कि वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। वो इस बात से बेखबर है कि वो वियोला के लिए अपनी तन्हाई दूर करने का एक जरिया और उसकी नाखुश शादीशुदा जिंदगी के खिलाफ एक हथियार है।
इस अफेयर में इतना खो जाने के कारण स्टिक पड़ोस में रहने वाली लड़की लेबिट के उस खामोश प्यार को बिल्कुल नहीं देख पाता जो उसके लिए धड़कता है। लेबिट जानबूझकर ऐसे रास्ते चुनती है जहां से स्टिक गुजरने वाला हो, ताकि वो उससे बस एक शब्द बात कर सके। वो बस कुछ औपचारिक बातें करता है और जल्दबाजी में वहां से निकल जाता है। लेकिन जब वो भागते हुए सिनेमा घर पहुंचता है तो वो फिर भी 10 मिनट लेट हो जाता है। गनीमत यह है कि ये नौकरी काफी आसान है और उसे मुफ्त में फिल्में देखने का मौका भी मिल जाता है। अभी स्टिक फिल्म में खोया ही होता है कि एक हाथ उन कैंडीज की ओर बढ़ता है जिन्हें वो बेच रहा है। स्टिक मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि वो उसका बड़ा भाई सिग्गा है। सिग्गा नेवी में है और स्टिग उसे अपना आदर्श मानता है, क्योंकि उसका भाई जहां भी जाता है उसे महिला साथी मिल ही जाती हैं। वो जल्दी बड़ा होना चाहता है ताकि वो भी बिल्कुल अपने भाई जैसा बन सके। वियोला की उस पहली कोशिश के बाद से ही स्टिग लगातार उसके ऑफिस की तरफ चोरी छिपे तांग-झांक करता रहता है। वियोला भी स्टिग की इस हरकत को नोटिस करती है, जिससे उसकी इच्छाएं बेकाबू होने लगती हैं। लेकिन आखिर में ये रिश्ता बहुत ही उलझा हुआ है, इसलिए स्टिग सिर्फ वियोला के बारे में अपनी कल्पनाओं में ही खोया रहता है और अपने प्यार को दिल की गहराइयों में दफन कर लेता है। एग्जाम्स के दौरान जब बाकी स्टूडेंट्स गंभीरता से सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, स्टिक का पूरा ध्यान वियोला पर होता है। जब भी वियोला उसके पास से गुजरती है, वो जानबूझकर फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है। अगर वियोला दाईं ओर से चलती है तो वो अपना शरीर दाईं ओर झुका लेता है। वियोला उसकी इन छोटी छोटी चालों को कब का समझ चुकी है, लेकिन वो उसे बेनकाब नहीं करती, बल्कि वो एक मुस्कुराहट के साथ उसके इस खेल में साथ देती है। जब भी क्लासरूम खाली होता है, स्टिग उस कुर्सी को बड़े ही मदहोश चेहरे के साथ देखता है जिस पर वियोला बैठी थी। पकड़े जाने पर वो बेहद अजीब महसूस करता है, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता। हर सुबह वो दूर खड़ा होकर चोरी छिपे वियोला को उसके रोब में बाहर निकलते हुए देखता है। वो पर्पल रोब, जो उसके प्रोफेशनल कपड़ों से बिल्कुल अलग है, एक अनोखा आकर्षण पैदा करती है। स्टिग अब पूरी तरह उसके प्यार में गिर चुका है। संयोग से एक दिन क्लास मॉनिटर बीमार हो जाता है और वियोला को टीचिंग का सामान लाने के लिए अपने साथ एक छात्र की जरूरत पड़ती है। स्टिग तुरंत अपना हाथ उठा देता है। वे सीढ़ियों पर एक के पीछे एक चलते हैं। टाइट स्कर्ट में वियोला की शानदार फिगर देखकर स्टिग अपना आपा खोने लगता है और गलती से सीढ़ी की रेलिंग तोड़ देता है। वियोला मदद के लिए दौड़ती है, तभी अचानक प्रिंसिपल सीढ़ियों के पास से गुजरते हैं। वियोला सहज रूप से स्टिग को एक कोने में धकेल देती है। वियोला को अपने इतने करीब देखकर, जिसके बारे में वो दिन रात सोचता था, स्टिग खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस कर लेता है। आखिरकार उनके बीच की वो कागज जैसी पतली दीवार टूट जाती है और पाने की चाहत में वे फिर से स्टोरेज रूम के कोने में छिप जाते हैं और उस धुंधली जगह में और आगे बढ़ते हैं। ये सिलसिला तभी थमता है जब स्कूल की घंटी बजती है। क्लास में वापस आकर स्टिग बार बार अपने होठों को छूता है। साफ दिख रहा है कि वो अभी भी उस पल की गर्माहट में खोया हुआ है। स्टिग का ये शर्मीला अंदाज वियोला के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। जैसे जैसे समय बीतता है, स्टिग अब सिर्फ बाहरी छुअन से संतुष्ट नहीं होता। एक दिन जब उसके सारे क्लासमेट बाहर फाइटर जेट्स देख रहे होते हैं, सिर्फ स्टिग ही खोया खोया सा दिखता है। इसकी वजह यह थी कि वियोला क्लास में नहीं आई थी। वो बुखार का बहाना बनाकर छुट्टी लेता है और सीधा वियोला के घर भागता है। दरवाजा बंद होते ही ये रिश्ता उस मोड़ पर पहुंच जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इस रिश्ते को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वियोला स्टिग को अपने पति से सावधान रहने की चेतावनी देती है। स्टिग हर बात पर राजी हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो जाने वाला होता है, उसका सामना वियोला के पति केल से हो जाता है। खुशकिस्मती से केल सिर्फ पीछे मुड़कर देखता है और उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। स्टिग इतना घबराया हुआ है कि वो हकलाने लगता है, बस कुछ औपचारिक बातें करता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। हालांकि अब ट्यूशन का बहाना बनाकर वो और भी निडर हो गया है। क्लास में वो और वियोला एक दूसरे को शरारती नजरों से देखते हैं, मानो स्कूल के अंदर ही इस खतरे का मजा ले रहे हों। स्कूल के बाद वो बेझिझक वियोला के घर जाने लगता है। कुछ समय बाद स्टिग को केल के आने जाने का समय पता चल जाता है और वियोला का घर उनका अड्डा बन जाता है। कभी कभी जब उसे रात में नींद नहीं आती तो वो चुपके से उसके घर में घुस जाता है। वियोला के जन्मदिन पर स्टिग उसके लिए फूलों का एक गुलदस्ता तैयार करता है, लेकिन इससे पहले कि वियोला आए, केल अचानक घर पहुंच जाता है। बुरी तरह डरा हुआ स्टिग एक कोने में छिप जाता है। उसकी सांसें थमी हुई हैं। केल को हालांकि कुछ भी शक नहीं होता। इसके बजाय वो गर्व से स्टिग को बताता है कि उसने अपनी शराब कहाँ छिपा रखी है। फिर वो स्टिग से बातें करने लगता है। वो एक सेल्समैन है और काम के भारी दबाव ने उसे शराब की लत लगा दी है। कुछ पैग पीने के बाद केल पूरी तरह धुच हो जाता है और स्टिग को अपनी बातों में उलझाकर अपना दुखड़ा रोने लगता है। ये पहली बार है जब स्टिग एडल्टहुड के दबाव को महसूस करता है, लेकिन यह अनुभव स्टिग को रोकता नहीं है। एक दिन केल के नशे में होने का फायदा उठाकर वो पूरी रात वियोला के घर पर बिताता
जाता है। वियोला स्टिक पर बहुत प्यार लुटाती है और यहाँ तक कि स्कूल से उसकी छुट्टी दिलाने में भी मदद करती है। हालांकि अटेंडेंस के वक्त वो पकड़े जाते जाते बच जाती है। वियोला के इस प्यार का आनंद लेते हुए भी स्टिक के मन में केल के प्रति गिल्ट जागने लगता है। आखिर जब भी वियोला आसपास नहीं होती, केल उससे एक पिता की तरह बात करता है, उसे अपना पसंदीदा संगीत सुनाता है और अपने काम के किस्से साझा करता है। केल के प्रभाव में आकर स्टिक को संगीत से प्यार हो जाता है। वो एक रिकॉर्ड उधार लेता है और उसे अपने परिवार के साथ सुनना चाहता है। उसका सख्त पिता उसे इसे बजाने से मना करता है, लेकिन स्टिग जानबूझकर आवाज और बढ़ा देता है। ये पहली बार है जब उसने अपने पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत की है, जो उनके बीच पहले बड़े विवाद की शुरुआत है। उनके बीच काफी बहस और खींचतान होती है। इसके बाद वो दिलासा पाने के लिए वियोला के घर जाता है। अचानक केल फिर से जल्दी घर लौट आता है। केल डाइनिंग टेबल पर शांति से बैठता है और स्टिक को हाथ हिलाकर इशारा करता है, लेकिन स्टिक ने जो रॉब पहन रखा है वो सब कुछ बयां कर देता है। स्टिक को लगता है कि केल उसे बहुत पीटेगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि केल बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखाता। इसके बजाय वो खुद से ही अपने अतीत के बारे में बातें करने लगता है। पता चलता है कि केल ने भी कभी बेवफाई की थी। एक बार नशे की हालत में उसका वन नाइट स्टैंड हुआ था और गलती से उसने अपनी प्रेमिका की स्टॉकिंग्स कार की पिछली सीट पर छोड़ दी थी। उसकी पत्नी को पता चल गया और उनके बीच बड़ा झगड़ा हुआ। तब से वो अपनी पत्नी के सामने खुद को गुनहगार मानता है और यहाँ तक कि उसे दूसरों के साथ अफेयर करने की मौन अनुमति दे देता है। केल शराब पीते हुए उसके नुकसान गिनाता है ताकि खुद को सुन कर सके। जब स्टिग उसके पास बैठता है तो केल का गला भर आता है। फिर भी वो स्टिग को बिल्कुल दोष नहीं देता। इसके बजाय वो शराब छोड़ने का फैसला करता है। वो अपनी सारी छिपाई हुई शराब सिंक में बहा देता है और अपने पुराने खुद से पीछा छुड़ाने की ठान लेता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो अपनी कसम पूरी तरह भूल जाता है। केल बताता है कि इस बार पीने की एक वजह है। एक गलत निवेश के कारण उसने बहुत सारे पैसे खो दिए हैं और कर्ज चुकाने के लिए उसे घर बेचना होगा। केल की हालत देखकर स्टिक का गिल्ट और बढ़ जाता है। जब केल बेहोश पड़ा होता है तो वियोला स्टिक को जल्दी बेडरूम में आने का इशारा करती है, लेकिन इस बार स्टिक वैसा नहीं करता। वो अंदर जाता है, एक कंबल उठाता है और केल को उड़ा देता है। उस पल से स्टिग उस वर्जित प्यार से खुद को दूर करने लगता है और अपनी जवानी की सामान्य ऊर्जा को वापस पाने की कोशिश करता है। एक दिन पड़ोसियों के साथ खाना खाते समय लेबिट उसे चुपके से अपने बेडरूम में ले जाती है। वो दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है कि वो उसे कुछ ऐसा दिखाना चाहती है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। जब स्टिक अपनी आंखें बंद करता है तो वो अपने कपड़े उतार देती है, लेकिन स्टिक की कतराती हुई आंखें लेबिट को बहुत निराश करती हैं और वो गुस्से में स्टिक को जाने के लिए कह देती है। इस घटना के बाद स्टिग अपने इस उलझे हुए रिश्ते पर गहराई से विचार करने लगता है। अब उसे वियोला की बाहों की वैसी चाहत नहीं रही। अब स्टिग भी केल की तरह संगीत पसंद करने लगा है। उसे ये समझ नहीं आता कि पति की बेवफाई जानने के बाद भी वियोला तलाक क्यों नहीं लेती। स्टिग अब पूरी तरह बदल चुका है। वियोला उसे लुभाने की कितनी भी कोशिश करे, वो टस से मस नहीं होता। एक दिन क्लास के बाद वो जिम में छिपकर लेबिट को एक नोट भेजता है। वे दोनों एक बॉक्स के अंदर छिप जाते हैं जहां से लड़कियां जंप लगा रही होती हैं। सबके जाने के बाद जब वे बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे शर्म से लाल होते हैं। आखिरकार स्टिग को एक सामान्य और सच्चा प्यार मिल जाता है, लेकिन तभी उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। खबर आती है कि उसके भाई का फाइटर शिप डूब गया है। गम में डूबा स्टिग किचन में छिपकर कड़ी शराब पीता है। केल की तरह ही बड़े होने की कड़वाहट उसके सीने में खंजर की तरह चुभती है। अपनी मां को इस दुख से बचाने के लिए वो रेडियो बंद कर देता है, लेकिन पड़ोस से आती आवाज को दबाने के लिए वो नल को पूरी ताकत से खोल देता है। पर मां को अनहोनी का एहसास हो ही जाता है। पिता के बाहर रहने के कारण अब घर की सारी जिम्मेदारी स्टिग के कंधों पर है। वो स्कूल के तुरंत बाद सिनेमा में काम करने जाता है। अकेलापन ना झेल पाने के कारण वियोला वहां पहुंच जाती है, जहां लेबिट भी उसे ढूंढते हुए आ जाती है। लेबिट उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है और स्टिग का पहला सच्चा प्यार वहीं खत्म हो जाता है। अगले दिन स्टिग इस रिश्ते को खत्म करने वियोला के पास जाता है, लेकिन पागलपन की हद पार कर चुकी वियोला बोतल तोड़कर उसे मजबूर कर देती है। जब वियोला को स्टिग के व्यवहार में ठंडापन महसूस होता है तो वो एक खतरनाक चाल चलती है। वो प्रिंसिपल से स्टिग की शिकायत कर देती है कि वो उसे परेशान कर रहा है। स्टिग के पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं बचता, क्योंकि वियोला ने सारे सबूत पहले ही मिटा दिए थे। वो केल से मदद मांगने जाता है, पर केल अपनी टूटी फूटी शादी बचाने के लिए चुप्पी साध लेता है। तभी खबर आती है कि उसके भाई का शव मिल गया है। स्टिग पूरा दिन सिनेमा में बैठकर अपने भाई की अंतिम वीडियो देखता रहता है। वो जिस भाई जैसा बनना चाहता था वो उसे छोड़कर जा चुका है। मेमोरियल सर्विस में जब मिलिट्री का शोक गीत बजता है तो सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। घर लौटते समय माँ उसे स्कूल से निकाले जाने पर दोष नहीं देती, बल्कि खुद को जिम्मेदार मानती है। ट्रेन में स्टिग अपने पिता को अकेला खड़ा देखता है। उसके पिता फटी हुई आवाज में अंतिम विदाई का गीत गा रहे हैं। स्टिग पहली बार अपने पिता की कमजोरी और उनके अटूट प्यार को महसूस करता है।
उसे समझ आता है कि बड़ा होना उतना रहस्यमयी नहीं है जितना उसने सोचा था। अब वियोला से अपना पीछा पूरी तरह छुड़ाने के लिए स्टिक बहादुरी से असेंबली हॉल की ओर बढ़ता है। वो सबके सामने वियोला को निर्णायक रूप से शर्मिंदा कर देता है। उम्मीद के मुताबिक वियोला की नजरें तुरंत झुक जाती हैं। वो अच्छी तरह जानती है कि अगर ये अफेयर सबके सामने खुला तो उसे कितना भारी दबाव झेलना पड़ेगा। अपना मकसद पूरा होने के बाद स्टिग और कुछ नहीं कहता और चुपचाप अकेले क्लासरूम में वापस लौट आता है। वे टेक्स्ट बुक्स जो कभी उनकी पहली गुप्त मुलाकात का जरिया बनी थी, अब स्टिग उन सबको बाहर निकाल देता है। उसे आखिरकार ये एहसास हो जाता है कि जिन अडल्ट टॉपिक्स ने कभी उसके दिमाग को भर रखा था, वे दुनिया की सबसे साधारण बातें हैं। जब वो वास्तव में अपने पिता को समझने लगता है, वही उसके सच में बड़े होने की असली पहचान है। फिल्म लस्ट एंड ऑल थिंग्स फेयर कभी भी प्रतिबंधित प्यार का महिमा मंडन करने वाली फिल्म नहीं रही है, बल्कि ये विकास और प्रायश्चित के बारे में एक गहरी शिक्षा की तरह है। ये हमें बताती है कि इच्छाओं की अति कभी भी दिल के खालीपन को नहीं भर सकती और प्यार के नाम पर किया गया जुनून अक्सर इंसान को और गहरी खाई में धकेल देता है। किशोरावस्था का प्यार सूरज की रोशनी में खिले एक फूल की तरह शुद्ध और सुंदर होना चाहिए, लेकिन एक बार जब इसमें वासना की गंदगी मिल जाती है तो ये एक जहरीला फूल बन जाता है जो दूसरों के साथ साथ खुद को भी चोट पहुंचाता है। इस फिल्म की खूबी ये है कि इसमें ना तो वियोला को पूरी तरह एक विलन के रूप में दिखाया गया है और ना ही स्टिक को एक मासूम शिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। वियोला उन अनगिनत महिलाओं की परछाई हैं जो अपनी शादी और उस दौर की मजबूरियों में फंसी हुई हैं। वो आज़ाद होना चाहती है, लेकिन उसमें असल जिंदगी का सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो गलत रास्तों के जरिए इच्छाओं के दलदल में धंसती चली जाती है। स्टिक की नादानी और उसकी जिद किशोरावस्था का एक स्वाभाविक चित्रण है, जिसमें जवानी का अपना एक अहंकार और भोलापन होता है। उसने सोचा था कि प्यार दुनिया की तमाम बंदिशों को तोड़ सकता है, लेकिन वो वास्तविकता के वजन और इंसानी स्वभाव की पेचीदगियों को नजरअंदाज कर बैठा। ये वर्जित प्यार एक आईने की तरह है जो दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लोगों के दिलों के खालीपन और उलझन को दिखाता है। युद्ध के काले बादल हर किसी के दिल पर छाए हुए हैं और ऐसा लगता है मानो जिंदगी ने अपनी दिशा खो दी है। इसीलिए कुछ लोग हवस में सुकून ढूंढते हैं तो कुछ नासमझ प्यार में सहारा तलाशते हैं, लेकिन अंत में ये सब व्यर्थ साबित होता है।